हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसके पहले हमने सीडीपी के 2011 का प्रीवियस ईयर कर लिया था। आज जो होगा हमारा क्लास वह होगा 2012 PYQS यानी क्लास 2। यानी आज हम 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, वह पेपर 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अफेरा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। दूसरा, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तीसरा, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। चौथा, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी पहला हो जाएगा हमारा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्य अवस्था से, प्रसवपूर्व अवस्था में, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास किससे शुरू होता है? प्रसवपूर्व अवस्था से, यानी प्रीनटल स्टेज से। बच्चा जैसे गर्भ में होता है तभी विकास शुरू हो जाता है, तो वही प्रसवपूर्व अवस्था में शुरू हो जाता है विकास। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। यानी बहुविधि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वह हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 8 दिए थे, जिसमें यह संबंधित है, जो वह प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित है। प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के देश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा बुद्धि के वितरण, यानी बुद्धि के वितरण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होती है।
तो इसमें जो होता है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। जो इसमें होगा वह उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यह जो आंसर होगा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, यानी 1 ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन अनिवार्य रूप से है 1 संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो इसका जो आंसर होगा चिंतन अनिवार्य रूप से 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा मनोवैज्ञानिक परिघटना, यानी 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूह में। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, यानी पहला। क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाता है। मतलब जो पियाजे साहब का थ्योरी है उसमें मॉडिफेबल यानी मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई अगर किया जाता है तो क्या होगा, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा इसका आंसर होगा समायोजन। यानी अगर मॉडिफाई किया जाता है तो समायोजन होता है, पियाजे साहब बताते हैं इस थ्योरी में। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, वैयक्तिक भिन्नता, शिक्षार्थी स्वतंत्रता। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा 2nd, यानी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। क्वेश्चन नंबर 11। सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी बहुविध चिंतन से। इसका जो होगा जैसे सृजनात्मक यानी क्रिएटिव दिया है तो यह किससे संबंधित होगा, अपसारी। अपसारी क्या होता है, जिसका आंसर एक से ज़्यादा प्रकार के होते हैं, जिसे तो यह हो जाएगा अपसारी चिंतन।
एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी डैश रूप से अप्रेरित है। देखिए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वैयक्तिक, आनुभाविक, आंतरिक, बाह्य। यदि एक विद्यार्थी दाखिला लेता है मेडिकल में तो वह कहीं न कहीं आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है। इसलिए आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? देखिए फिर से, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक, सीखने के भावात्मक। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सीखने के भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? देखिए फिर से समझते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है। विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को। तो ये तो दोनों होगा नहीं, तो आंसर नंबर ये भी नहीं होगा, पहला हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। मतलब एक शिक्षार्थी है जो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक रूप में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो क्या होगा इसमें? तो कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है, मतलब समाज के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसका जो आंसर हुआ समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, मतलब सबको साथ लेकर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है, क्योंकि
वे शिक्षक को आराम देते हैं। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रिय का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों यानी ऑडियो विजुअल एड्स और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो वह क्या कर रही है? इनमें अधिक इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित कर रही है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 18 क्वेश्चन कोहलबर्ग के साहब के अनुसार है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहलबर्ग जो साहब थे उन्होंने 3 लेवल दिया और 6 स्टेजेज दिया। 3 लेवल और 6 स्टेजेज दिया। 3 लेवल और 6 स्टेजेज दिया। पहला सहयोग की नैतिकता, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत भी दिया। नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा नैतिक तर्कणा, यानी ऑप्शन नंबर 2। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी टेस्ट में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो एक विद्यार्थी है जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, मतलब थोड़ा गलत करता है। विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, मतलब विद्यालय के जो नियम कानून है उसको नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं हम उसे भावात्मक क्षेत्र को समझाएंगे कि जैसा मत करिए, उसी के अनुसार हम भावात्मक क्षेत्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्यद्वंद, आक्रामकता। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सामाजिकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निःशक्त बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रख बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा वह होता है जिसमें सभी बच्चे शामिल होते हैं। जैसे किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम है या ब्लाइंड है या श्रवण बाधित में दिक्कत है, तो सभी को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में
भागीदारिता समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति चिंतन पैटर्न। तो मुख्य रूप से अनवश्यकता वही होता है जो जन्मजात ज़्यादातर होता है। तो आँखों कारण हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यकता, उपचारात्मक युक्तियाँ। तो इसका जो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। क्या हो जाएगा? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश से संबंधित सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यह कहीं ना कहीं हमारा वैयक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा शारीरिक गठन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुष्ठा यानी फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरा विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। सुनने, पढ़ने, बोलने व सुनने। तो डिसलेक्सिया जो होता है वह कहीं ना कहीं हमारा पढ़ने से संबंधित होता है। पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षाएं होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ेंगे यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29।
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह हमारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो पियाजे साहब का जो है थ्योरी है वह हो जाएगा हमारा, अगर इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें तो वह हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। तो हमारा 2011 का क्वेश्चन पेपर था, पेपर 2 का मतलब CDP का, वह कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग 2013 का पेपर 2 CDP का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।